मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें राजेंद्र यादव द्वारा लिखित सारा आकाश उपन्यास का तीसरे सर्ग को पढ़ाने चल रहा हूं। तीसरे सर्ग का पहला भाग हो चुका है। अब मैं दूसरा सर्ग पढ़ाने जा रहा हूं। दूसरे सर्ग को पढ़ाने से पहले बता दूं कि हम इसके पहले यहाँ तक पढ़ा चुके हैं कि समर अपने पत्नी प्रभा के लिए अपनी माँ से और भाभी से पहनने के लिए धोती मांग चुका है, लेकिन दोनों ही ने देने से इनकार किया और कुछ उल्टा पुल्टा बात बोली, जिसके कारण समर चिंतित था और कहता है कि यह घर है या भटियार खाना। अब वह घूमते घूमते सड़क पर आ जाता है और खड़ा सोचता रहता है कि याद नहीं आया कि निकला कहाँ जाने के लिए था और कहाँ मैं खड़ा हूँ। हाँ, इतना ध्यान था जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई देख न ले। बड़ी देर माथे को उंगली से ठोक ठोक करके याद करता रहा, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऊंची बिल्डिंग में दूर से 2000 आदमियों की भीड़ और मेले जैसा कोलाहल सुनाई दे रहा था। बिल्डिंग की सारी गैलरियां और दरवाजे भरे हुए थे। आसपास का सारा कंपाउंड आदमियों से ठूसा था। लोग मेहंदी, लॉन, क्यारियां सब पर चढ़े हुए थे। बाहर की बाउंड्री वाली दीवार पर पंजों के बल दोहरी लाइन लगाए हुए खड़े थे। एक दूसरे के कंधों का सहारा लिए भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। सबकी निगाहें इमारत की तरफ थी। देखते ही अंदाज होता था कि या तो यहाँ कोई बड़ा नेता आने वाला है या कोई भाषण देने वाला है, या हो सकता है देश की हालत किस तरह से दिन प्रतिदिन सुधरती चली जा रही है इसके विषय पे कोई व्याख्या देने वाला है। कहाँ कितने बांध बने हैं, कहाँ कितनी नई फैक्ट्रियाँ चालू हुई है और भारत का स्थान विश्व में किस तरह से महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। फिर सोचा, कहीं यहाँ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, आग तो नहीं लग गई या किसी ने किसी का खून तो नहीं कर दिया। लेकिन चौराहे वाला सिपाही शांत और निर्विघ्न भाव से, शांत और निर्विघ्न माने चुपचाप, निर्विघ्न माने चुपचाप भाव से ट्रैफिक को हाथ दे रहा था। भीड़ में गहरे न जा सकने के कारण साइकिल वाले लोग साइकिलों से टिके सड़क पर खड़े खड़े ही भीतर के समाचार जानने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ के किनारे जाकर खड़ा हुआ ताकि किसी ने कंधे पर हाथ रखा, कहिए स्वयंसेवक जी। चौंक कर पे पीछे मुड़ा, तभी सुना, माफ़ कीजिए मुझसे गलती हो गई। बनियान झलकाता महीन मलमल का कुर्ता पैजामा और रूखे बालों को पीछे की ओर काढ़े गोरे से एक सज्जन थे। अपने पतले चेहरे पर क्षमा की एक मुस्कुराहट ला करके बोले, मैंने आपको देख करके कोई और समझा था। मैं भी मुस्कुरा पड़ा, कोई बात नहीं, आप अगर मुझे कोई और समझ करके मेरे कंधे पे हाथ दिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर पूछा, आपको पता है या आज यहाँ क्या हो रहा है? न मालूम क्यों उस व्यक्ति का चेहरा मुझे कुछ आकर्षक लगा। आज यहाँ शायद मजदूरों या क्लर्कों की भर्ती है। ध्यान देना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऑफिस है जहाँ पे लोग रोजगार के लिए अपने आवेदन देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं। वह कहाँ तक पढ़े हैं, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सभी अपने बायोडेटा को देख कर के रखते हैं। और यदि कोई सर्विस होने वाली होती है तो उन सभी को सूचित किया जाता है। आज वहाँ पे जहाँ पे समर खड़ा है, बाहर से देख रहा है, लोगों की भीड़, लोगों की कतारें, साइकिल, बसें, मोटर रिक्शे सब भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे तो आश्चर्य हुआ
कि शायद यहाँ की कोई भाषण देने वाला है या देश की स्थिति के विषय में जायज़ा लेने वाला है। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति से पूछा जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था कोई और समझ करके, तो उसने कहा आज यहाँ पे नौकरी के लिए रोज़ लोग जुटे हुए हैं और सैकड़ों लोग नौकरियों के नाम लिखे थे और उन्हीं में से आज जो है नौकरी उनको मिलने वाली है। प्रायः सभी के आगे चौक से क्रॉस के चिन्ह लगे थे। बढ़ई के आगे लिखा था 10 बढ़ई, मजदूरों के आगे था 50 मजदूर, क्लर्कों के आगे लिखा था 3 क्लर्क। अथाह आश्चर्य से मेरा मुंह खुला रहा। 63 आदमियों की ज़रूरत है और 3000 लोग से ज़्यादा लाइन में खड़े हैं नौकरी पाने के लिए। यह बहुत बड़ा आश्चर्य उसको लगा कि सर्विस 63 लोगों को मिलने वाली है और सर्विस को पाने के लिए उसके काबिल या उसके क्वालिफ़िकेशन को पार करने वाले 3000 लोगों से ज़्यादा की भीड़ लगी हुई। यह तो बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है। वो अपने मन में विचार करने लगा और थोड़ी देर तमाशा देख करके सिर लटकाए घर लौट आया। नहीं, इन अथाह भीड़ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब वो अपने मन में अपने लिए सोच रहा है, काश मैं भी इस एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम लिखाया होता, मेरी भी सर्विस हो जाती। तो फिर कहता है नहीं, यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। दिवाकर ठीक कहता था, अच्छी डिग्री जब तक न हो तब तक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती। यहाँ मैं क्या करूँगा? इन हज़ारों लोगों में से कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का भांजा होगा, कोई भतीजा होगा, कोई नाती होगा, कोई पोता होगा, कोई उसका रिलेटिव होगा, कोई न कोई सगे संबंधी यहाँ पे दूर दूर से ऑफिस से कंसल्ट रखने वाले ऑफिस के रिलेटिव ही यहाँ पे नौकरी को पाएंगे। इसलिए समर सोचता है कि मेरा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। थोड़ी दूर साथ साथ लौटते हुए कड़वाहट से उन साहब ने कहा था, दिन रात गला फाड़ फाड़ करके चीखने वाले इन नेताओं को शर्म भी तो नहीं आती। अपने बन मानुष्य जैसे मुंह को गंभीर बना बना कर कहेंगे कि अब हम स्वतंत्र हैं, देश के नवनिर्माण के लिए हमें नवयुवकों की ज़रूरत है। और ऐसा कह करके भाषण दे करके नवयुवकों के द्वारा चुनाव को जीतते हैं। लेकिन जब चुनाव को जीत करके वह कोई नेता, उपनेता, मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक के पद को सुशोभित कर लेते हैं, फिर भी उन्हें अपने देश की, अपने देशवासियों के नवयुवकों की चिंता नहीं होती। वह यह नहीं सोचते हैं कि मैंने क्या वादा उनसे किया था और मैं क्या कर रहा हूँ। उनका गुस्सा, ध्यान देना, कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, देश के नवनिर्माण के लिए हमें अच्छे से अच्छे इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मशीन चलाने वाले लोग चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने बंगला कोठियों की क्यारियाँ हरी भरी रखने के लिए माली चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, घर की साफ़ सफाई के लिए वर्कर चाहिए और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। उनका गुस्सा मुझे अपना घाव सहलाता लगा। ठीक ही तो है, जिनकी इच्छा आगे पढ़ने की है, कुछ बनने की है, उनके पास न साधन है न सुविधा है। और तुम्हें जादू के जोर से बने हुए डॉक्टरों और इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों सभी की ज़रूरत है। संसार में महान और अकेला, ध्यान देना, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन इत्यादि बनने के लिए हमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है, अच्छे अच्छे मोटे मोटे कीमती पुस्तकों की ज़रूरत होती है, घर से बाहर जाकर के पढ़ने के लिए की ज़रूरत होती है, जिसे हम हॉस्टल करते हैं, वहाँ रह कर के तैयारी करनी पड़ती है। इन सभी तैयारियों के लिए, पढ़ने के लिए, सर्विस को पाने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, काफ़ी सुविधाओं की ज़रूरत होती है। और जिनके पास ये सुविधाएं नहीं होती हैं, वह कैसे डॉक्टर, टेक्नीशियन, इंजीनियर
इत्यादि कैसे बन सकेंगे, यह समर अपने मन में सोचता हुआ जो है परेशान लगता है। संसार के महान और अकेला बनने के कैसे कैसे मधुर सपने मैंने देखे थे। मैं लौटते हुए सोचने लगा, रात रात भर अपनी नींद और खून से मैंने उन सपनों को सींचा था कि मैं यह बनूंगा, मैं वह बनूंगा। दयानंद से लेकर के शिवाजी, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू तक कौन मेरा आदर्श नहीं रहा। अर्थात उसने सभी के विषय में अच्छा अध्ययन किया था, सबको अपना आदर्श माना था। गांधी जी के सत्य और अहिंसा को अपनाने वाला था। रविन्द्रनाथ टैगोर के सत्कर्मों को, प्रकृति के उपादानों को पहचानने का उसने फैसला किया था कि वह भी उन्हीं की तरह से प्रकृति की गोद में रह करके सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा। आज सभी आदर्श उसके लिए बेकार हैं। किन किन की जीवनी कथाओं ने मेरे तन मन में रोमांच और ज्वार नहीं उठा दिए। बाधाओं को रबर के गुब्बारों की तरह इधर उधर फेंक देने के कैसे कैसे जोश मेरे भीतर बुदबुदा रहे थे, और शादी होने तक किस तरह मैंने उन्हीं सपनों के पालनों पर झूला करता था। सपनों पे झूला करता था, मतलब वह भी चाहता था कि वह भी कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, टेक्नीशियन बनेगा, यह उसका सपना था। लेकिन उसका सारा सपना आज चकनाचूर हो चुका है। यहाँ तक कि विवाह होने के बाद जो उसकी प्रिय प्रभा थी, उसने प्रभा से भी नहीं बात किया। अपने पढ़ाई के लिए उसने प्रभा से भी अपने को दूर रखा। यहाँ तक कि माता पिता को भी बोल दिया था कि मैं अभी पढ़ाई करूँगा, अपने बल पे खड़ा हूँगा तो शादी करूँगा। कहने का मतलब पिताजी से भी यह बात और माताजी से भी कह दिया था कि वह पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसके सपने बड़े थे। लेकिन आज सब के सब धराशायी हो गए। कितनी बेवकूफ़ी और मूर्खता की बातें। अब महान बन जाने देने में देर कितनी रह गई थी, लेकिन कितनी बेवकूफ़ी और मूर्खता की बातें थी वे सभी। कितनी काल्पनिक और निराधार बातें थी वह, और मैं था अपनी वास्तविकता को भूलकर उन्हें ही सच समझा था। अर्थात वह यह नहीं समझता था, माने उसके मन में यह विचार नहीं आया कि वह गरीब परिवार का व्यक्ति है, साधन विहीन है। वह इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नीशियन बनने तक का जो ख्वाब देख रहा है, सपने देख रहा है, उसे पूरा करने के लिए उसके पास कोई कीमत नहीं है, उसके लिए कोई सिफारिश नहीं करने वाला है। इस तरह से कह रहा, न मालूम कैसे मेरे सपने चकनाचूर हो गए। मैं सोचता ही रहा, और उसे भूल करके क्या भूल कर कि उसका कुछ नहीं होगा, यह भूल गया था। वह तो सोच रहा था कि मेरे सपने सच होंगे, लेकिन वह जान नहीं सका। और उसमें भी बड़े मजाक की बात यह है कि उन्होंने सिगरेट वाले हाथ को झपट कर कहा था, सफलता प्राप्त करने और महान बनने के नुस्खे स्कूलों और कॉलेजों में हम लोगों के कच्चे दिमागों में इस तरह भर दिए गए हैं, मानो उस तरह का पाठ पढ़ने के बाद लड़का पहला यह काम करे कि जाकर जवाहरलाल नेहरू बन जाए, फिर बाद में नहाए खाए। 50 और 100 रुपये लेकर के मास्टरी करने वाले गोबर गणेश को यह नहीं सोचता कि यही पाठ वह भी पढ़ा करता था, और महान बनते बनते इस स्कूल में हेडमास्टर की लताड़ में खाने आ लिए मर गया। ध्यान देना, फिर से एक बार सुन लो। गोबर गणेश को यह नहीं सोचता था कि यही पाठ वह भी पढ़ा करता था, और महान बनने के सपने, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, आर्टिस्ट बनने के ये जो सपने थे वह चकनाचूर हो गया, और स्कूल में हेडमास्टर की लताड़ खाने आ गया। ध्यान देना, इस समय जिस समय की बात है, सैकड़ों साल वर्ष पुरानी बातें हैं। उस समय जो हेडमास्टर थे या प्रिंसिपल थे, उस समय मात्र मुश्किल से 25, 30, 40 रुपये पाते थे, इससे ज़्यादा नहीं पाते थे। इसलिए वह कह रहा है कि हेडमास्टर ही रह गया। हेडमास्टर कहते हैं, ध्यान देना, प्राइमरी के जो हेड होते हैं, माने जिसको हम लोग बड़े क्लास में प्रिंसिपल बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में वीसी बोलते हैं, उसी प्रकार से 4 क्लास के
जो हेड टीचर होते हैं, बड़े टीचर होते हैं, उन्हें हेड मास्टर के नाम से जाना जाता था, जिसकी तनख्वाह मात्र 30 से लेकर के 40 रुपये होती थी। फिर उसने अपने आप को आदमी बनते और फिर उनके मुड़ने की जगह आ गई। माफ़ कीजिए, अगर कोई बात गलत कर दी हो तो माफ़ कीजिएगा, यह कह कर के चले गए। उनकी बातों पर आश्चर्य करने के साथ साथ मुझे यह भी लग रहा था कि कहीं देखा है नहीं। ध्यान देना, ये जो बात कर रहा है समर कह रहा है, और समर से उस व्यक्ति ने कहा जो उसके कंधे पे हाथ रखा था। वो सोच रहा है कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने ऊपर से जवाब दिया। उनकी बात की सच्चाई दिल को चीरती चली गई। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कोई भविष्य नहीं है, कोई जगह नहीं है। और गुस्से में आकर के जेब में तह किए रखे मैट्रिक के सर्टिफिकेट को मैं खूब मरोड़ता मसलता रहा। जाने कब तक व्यर्थ की भटकता रहा, और यह बात निरंतर दिमाग में टकराती रही कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। अपने लिए नहीं तो अपने पत्नी प्रभा के लिए, जो कि मेरे भरोसे हमेशा रहती है या रहेगी, उसके लिए तो हमें कुछ करना है। क्योंकि अभी प्रभा से जब उसका बात शुरू हो गया तो प्रभा के सुख दुख का अनुभव उसने करने लगा अपने मन में। और जब देखा उसने कि प्रभा की साड़ी फटी हुई है, उसे महान कष्ट हुआ और वह यह सोचता रहा कि हाय, उसने प्रभा के साथ कितनी गलती की। वह उसकी पत्नी है, उसके भरोसे आई है, और वह उसके भरोसे को तोड़कर उसका अपमान करता है। यहाँ तक कि घर वालों के द्वारा किए गए अपमान को भी और बढ़ाता है। इतना ही नहीं, उसे वह थप्पड़ मार दिया। इस तरह से जब बातें उसके मन को छूती है तो अपार कष्ट होता है, और वह उन बातों को सोच समझ करके मन में यह फैसला लेता है कि अब जो भी होगा वह प्रभा से बात करेगा, प्रभा के विषय में सोचेगा और प्रभा को हर तरह से सुख सुविधा देने का प्रयास करेगा, जो कि उसका नैतिक कर्तव्य है। एक पति के कारण, पति के रूप में होने के कारण उसका कर्तव्य बनता है कि प्रभा को किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए। दोपहर बाद जब घर पहुंचा, ध्यान देना, तो इस तरह से बातें करता हुआ व्यर्थ ही वह भटकता हुआ जब आगे बढ़ता है तो निरंतर दिमाग में टकराती रहती है कि उसे कुछ करना है, अपने लिए नहीं तो प्रभा के लिए, जैसा मैंने अपनी व्याख्या किया। दोपहर बाद जब घर पहुंचा तो डाकिये से कुछ लेकर के अमर घर के भीतर जा रहा था। पूछा, किसी की चिट्ठी है अमर? अमर इस तरह चौका जैसे सिटपिटा गया हो, हकला करके बोला, छोटी भाभी की है, लाओ मुझे दो। हाथ बढ़ा करके पत्र मैंने उसके हाथ से ले लिया। मुहर देखी, प्रभा के घर की नहीं थी, साफ नहीं आई थी। गौर से देखने पर जोधपुर की लगती थी। आश्चर्य हुआ, जोधपुर से पत्र किसने डाला? लेकिन खोलने की इच्छा जरा भी नहीं हुई। जानता हूँ, मेरी जानकारी में प्रभा के न जाने कितने पत्र खोले गए होंगे। अब देखो, चूंकि वह प्रभा के साथ मिल चुका है, अब प्रभा को अपनी पत्नी के रूप में समझ रहा है, इसलिए अब उसके मन में प्रभा के प्रति इतना प्रेम उमड़ता है कि वह सोचता है कि इसी तरह से प्रभा के लिए कितने सारे पत्र आए होंगे और लोग मांग करके एक दूसरे से लेकर के पढ़े होंगे, क्या क्या लिखा था उसको जान करके अपना खिल्ली उड़ाए होंगे और उसे दिए भी नहीं होंगे। प्रभा एक कोने में, ध्यान देना, लेकिन खोलने की इच्छा नहीं हुई। जानता हूँ, मेरी जानकारी में प्रभा के न जाने कितने पत्र खोले गए। अमर के रुख से भी जान गया था कि पत्र आज रात को भली प्रकार सेंसर करके यदि आवश्यकता समझी जाती तो कल दिया जाता। मतलब यहाँ कहने का मतलब कि आज रात भर सब लोग पढ़ते उसका मजाक उड़ाते, उसके बाद कल प्रभा को देते। पत्र लेकर मैं भीतर आया। प्रभा एक कोने में बैठी बैठी आटा छान रही थी। मैं इस बात को देखते देखते ऊब चुका था कि जब देखो तब प्रभा ही रसोई में रहती है। चाहे खाना बनाना हो, चाहे पानी गर्म करना हो, चाहे चाय बनाना हो, चाहे दूध गर्म करना हो, चाहे बर्तन साफ करना हो, चाहे घर में पोछा लगाना हो, जितना भी काम है सब प्रभा करती है। आखिर कितना काम करेगी वह?
चुकने की कौन सा काम करेगी। इस समय तो मन ऐसा हुआ कि दोनों बाँह पकड़ करके उसे उठा लूँ और कहूँ चलो बहुत हुआ, दिन भर यही काम में रहती हो, 1 मिनट भी फुर्सत तुमको नहीं है कि तुम थोड़ा सा आराम करो। लेकिन वह कोई और कौन होगा, ध्यान देना, कह रहा है कि चलो बहुत हुआ, बाकी काम कोई और कर लेगा, लेकिन फिर मन में समझता है कि बाकी काम और कौन करेगा। भाभी तो उसकी करेगी नहीं, क्योंकि उसको लड़की हुई है, माँ का उम्र नहीं है काम करने का, वह तो काम करेगी नहीं, उसको तो खाली बोलने की आदत है। और यदि उसको कोई काम पड़ गया करने के लिए तो इतना चिल्लाएगी कि वह काम कर लेना ही ठीक है, किसी को बोलना ठीक नहीं है। बस पपड़ाते हुए ओठों और सूखे गले से धीरे से जाकर के कहा, यह तुम्हारा पत्र आया है प्रभा। कहाँ से? वह एकदम हुलस पड़ी, मेरे हाथ से खत लेकर के कोना पकड़े हुए ही पता पढ़ा और जग करके बोली, जोधपुर से आया है। रमा का होगा, बहुत दिन हो गया ना, मैंने भी उसे लिख रहा था, लिफाफा नहीं था कि उसे डालती, फिर सहसा मेरे चेहरे को देखा तो बात अधूरी छोड़ दी। तबीयत तो ठीक है ना, इतना जब पूछती है तो यहीं पे अपने बात को काटती हुई प्रभा उससे पूछती है, तबीयत तो ठीक है ना। अभी समर कुछ कहता और कह भी दिया, क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ है। मैं चलते चलते बोला, पहले इसे पढ़ लो, आटा पीछे छान लेना। समर कहता है उसको कि अभी पत्र आया है जबलपुर से, तो तुम पत्र को पढ़ लो, फिर बाद में आटा छानना, कोई जल्दी की बात नहीं है। और इस तरह से वह उसे पत्र को पढ़ने के लिए संबोधित करता है। मैं यहीं पे आज के इस उपन्यास को या उपन्यास के वाचन को विराम देता हूँ और तो सभी को धन्यवाद देता हूँ।